ओके, सो हम लोग ने अलाउंसेस कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम लोग को पढ़ना था परक्यूजिट्स, लेकिन परक्यूजिट्स पढ़ने से पहले कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखने वाले थे। इसमें से ये एचआरए का एग्जांपल जो था ये आप ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कुछ और क्वेश्चंस की। इस पे स्टडी करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल एचआरए। अगेन एचआरए कैलकुलेट करना है, ठीक है। HRA, house rent allowance, from the information given below. Mr. Z, a resident in Ranchi, received the following during the previous year. Okay, इसको हम लोग कर लेते हैं 1920. Okay, तो ये प्रीवियस है 1920 में इनकी इनकम है, बेसिक सैलरी है 4,80,000, ठीक है। दिस वन इज 4,80,000। देन DA है 48,000, इनको DA मिलता है 48,000। नेक्स्ट है कमीशन ऑन सेल्स, इन्होंने सेल्स किया हुआ है 9 लाख का, तो उस पर 7% का कमीशन बना है। देन हाउस रेंट अलाउंस इनको 5,000 पर मंथ मिलता है। ही पेड 6,000 हाउस रेंट फॉर द ईयर। अब इस एग्जाम्पल को, इस क्वेश्चन को एक तरीके से एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन ही समझ लो, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग एक्सेल की फाइल ओपन कर लेते हैं अपनी, जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कंप्यूटेशन ऐसे ही करने वाले हम लोग। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, ये तो पूजा का था। हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। किसका ये फॉर्मेट हम लोग उठा लेते हैं, एचआरए का भी फॉर्मेट उठा लेते हैं यहाँ तक का, और मिस्टर जी का हम लोग लगाएंगे, ठीक है। ये सब हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। चले स्टार्ट करते। तो सबसे पहले सब लोग समझ रहे होंगे क्या देखना है। सबसे पहले बेसिक सैलरी कितनी है इनकी, 4,80,000। तो 4,80,000 हम लोग बेसिक सैलरी लिख देते हैं, 4,80,000। ओके, और तो कुछ है नहीं इनका बेसिक सैलरी। हाँ, एक चीज़ और है, इनका क्या है, कमीशन है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो अलाउंसेस से पहले ही आएगा ना। अब इनको देखो कमीशन भी मिल रहा है, ठीक है। तो कमीशन इनका देखो कितना है, 7% है। और इन्होंने सेलिंग कितने की करा रखी है, चलिए इसको देख लेते हैं। इन्होंने आई थिंक 9 लाख की सेल्स करा रखी है हमारी, ठीक है। 9 लाख की सेल्स पे 7% कमीशन है। तो 7% हमारा कमीशन आ गया, 63,000। अब देखते हैं डीए कितना इनको मिल रहा है, 48,000 मिल रहा है। तो 48,000 यहाँ पे डीए लिख देते हैं हम लोग। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इस तरह की कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। देख लेते हैं जल्दी से। बेसिक सैलरी है, डीए है, दिखा चुके, कमीशन दिखा चुके, हाउस रेंट अलाउंस अब सीधे दिखाते हैं। हाउस रेंट अलाउंस इनको कितना मिल रहा है, 5,000 पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस ये तीनों तो है नहीं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है, 5,000। तो इसमें से लेस करेंगे ना, यहाँ पे पहले तो कंप्यूटेशन ऑफ एग्जाम्प्ट एचआरए निकालते हैं। सैलरी का मतलब क्या होता है इन एचआरए, फिक्स बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस फिक्स रेट कमीशन ऑन सेल्स। यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होगा, चलिए देखते हैं। बेसिक सैलरी, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा बेसिक सैलरी, ठीक है, प्लस कमीशन प्लस डीए भी शामिल होगा। डीए में होता क्या है, डीए शामिल कब होता है, जब वो पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हम मान लेंगे पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है। अब चलिए देखते हैं 50% ऑफ सैलरी होगा कि 40% ऑफ सैलरी, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग अपने क्वेश्चन पे ध्यान दें तो हम लोग के क्वेश्चन में कहीं भी सिटी के बारे में इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो है रांची है, तो रांची है तो जाहिर सी बात है 40% ऑफ सैलरी होनी चाहिए। तो हो जाएगा यहाँ पे 40% ऑफ सैलरी, ना कि 50%। यस सर, मेट्रो सिटी नहीं है वो। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखिए सैलरी का
मल्टीप्लाई बाय 40%। ये हो गया पहला पॉइंट। एक्चुअल एचआरए कितना मिल रहा है, तो एक्चुअल एचआरए आप लोग 60,000। देख लो कितना मिल रहा है, 60,000 60,000। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना दे रहा है वो, 6,000 रुपये महीना। दिखा देता हूँ आप लोग को क्वेश्चन 72,000। में, है ना, 72,000। तो यहाँ पे हो जाएगा 6,000 पर मंथ दे रहा है, तो 12 महीने का 72,000 हो जाएगा, माइनस रेंट पेड हो गया, माइनस 10% ऑफ सैलरी। दूसरी तरफ इस सैलरी का मल्टीप्लाई बाई 10% आ गया 12,900। अब इन तीनों में से जो कम हो, तो मैंने मिनिमम का फंक्शन लगा दिया, तो 12,900 एग्जाम्प्ट होगा एचआरए। तो एचआरए देखिए, एक्चुअल एचआरए कितना है, 60,000 मिल रहा है, इसमें से माइनस हो जाएगा क्या चीज़, एग्जाम्प्ट एचआरए, तो 47,100। ठीक है, ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, सो ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, नहीं होगा, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, छोड़ो जाने दो, क्या दिक्कत है। सर उस रो को डिलीट किया जाएगा नहीं हो जाएगा? डिलीट तो कर दूंगा, बगल में एचआरए का भी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगा ना। चलो जाने तो जो है, अच्छा वो सही कह रहा था, फॉर्मूला लग रखा है ना। अब चलिए देखें यहाँ पे सब लोग ध्यान से, तो डीए अगर हम देखेंगे, बेसिक सैलरी हो गई, टैक्सेबल सैलरी, बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होता है, कमीशन फुल्ली टैक्सेबल होता है, डीए फुल्ली टैक्सेबल है, एचआरए में हमने टैक्सेबिलिटी निकाल ली, 60,000 मिल रहा था, लेकिन उसमें से 12,900 का इसे एग्जेम्पशन मिल गया। फाइनली ग्रॉस सैलरी इसकी आई कितनी, 6,38,100 टोटल। तो ये जो सैलरी इनकी आई है 6,38,000, इसमें 50,000 का स्टैंडर्ड एक्शन इन क्लेम कर लेंगे, बाकी इनकी टैक्सेबल सैलरी है 5,88,100। अब इस पे आप स्लैब रेट निकाल सकते हो, कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा इन्हें, क्योंकि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, और जब तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक हम कहाँ से, हम ये अपने मन से तो हम वैल्यू डालेंगे नहीं, क्यों अनु? यस सर। तो एग्जाम एचआर, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। सर कमीशन था सर, हाँ इसमें कमीशन का भी केस था सर, बाकी में हाँ सर कमीशन नहीं था। हाँ, अभी तक के केस में कमीशन नहीं था, इस वाले में कमीशन भी हमें मिल गया। अब यस आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है। मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड विद XYZ लिमिटेड, एक मिनट, ऑन बेसिक सैलरी 5,000 per month. He is also entitled to a dearness allowance 250 rupees per month. He is entitled HRA 3,000 per month. He takes an accommodation on rent in Kolkata and pay 25,000 per month. नहीं, 2,500 होगा, sorry, 2,500 per month as rent for the accommodation. Compute his taxable HRA for assessment year. इसको 1920 कर देते हैं, तो असेसमेंट ये 1920 नहीं होगा, क्या होगा, 2021। तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे, ये अलग, ये तो बहुत छोटा सा है, बहुत इजी सा है, कैलकुलेटर है तो हो 50% जाएगा सर। भी होगा। चलिए यस ठीक, सर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस वन इज थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है। From the following information extracted during the year, compute income from salary for the assessment year 2021 हम लोग लेके चलेंगे 2021। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे तेरे का बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, बोनस है 10,000, लीव सैलरी है 10,000, ट्रेवलिंग अलाउंस है 2,000 पर मंथ, एक्सपेंडिचर इनकर्ड 18, ठीक है ना, 1,800 रुपीज पर मंथ, मेडिकल अलाउंस 400 पर मंथ, एक्सपेंडिचर इनकर्ड 300 पर मंथ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 300 पर मंथ, ही हैज 3 चिल्ड्रन। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है, कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी। कोई एचआरए का केस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैंने पहले ही फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर लिया है, क्वेश्चन कॉपी कर लेती हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
तो हटा देते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले है क्या। सबसे पहले बेसिक सैलरी है, सबको क्लियर है। बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हो गया, 2,40,000। ये तो बेसिक सैलरी होगी, ठीक है। देन बोनस। बोनस क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल है कि एग्जेम्पशन मिलता है बोनस में, कोई बताए। सर फुल्ली टैक्सेबल है सर। बिल्कुल सही, बोनस इज फुल्ली टैक्सेबल 10,000। और ध्यान रखिएगा 10,000 पर मंथ नहीं लिखा है, फिर क्या है, सर पूरे ईयर का मान लेंगे हम। पूरे ईयर का मान लेंगे और क्या। वैसे ये बोनस एक ही बार मिलता है साल में, कौन रोज रोज बोनस कोई ना कंपनी देती है। तो बोनस हो गया 10,000 पर मंथ। देखो नहीं लिखा था। लीव सैलरी कितनी है, ₹10,000। यहाँ पे भी कुछ भी ऐसा नहीं है, तो ये नहीं पूरे साल भर का है। तो याद होगा मैंने आपको बताया था, अगर लीव सैलरी नहीं, छुट्टियों का जो पैसा है वो अगर साल के अंत में कंपनी दे देती है तो फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन यही लीव सैलरी अगर आपको कम मिलती है एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सब कंप्यूट करके बन दिया जाता, तब वो टैक्सेबिलिटी वहां पे ध्यान से आपको कैलकुलेट करनी पड़ती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सर रिटायरमेंट के टाइम मिलता है तो क्या होता है सर। तब एग्जेम्पशन मिलेगा, उसमें एग्जेम्पशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो रिटायरमेंट बेनिफिट में आ जाएगा ना, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिलता है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। ट्रेवलिंग अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट। देखो अभी हमने रिटायरमेंट वाला भी नहीं पढ़ाया है, ठीक है। हम लोग जब ये कंप्लीट कर लेंगे सैलरी वाला कंप्यूटेशन, देन हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी देखेंगे, जिसमें हम लोग का पीएफ, फिर इसके बाद आप लोग का ये क्या नाम है, लीव सैलरी, फिर ग्रेजुटी, ये सब भी आएगा, ठीक। अब ट्रेवलिंग अलाउंस की बात करेंगे। ट्रेवलिंग अलाउंस कितना मिल रहा है, 2,000 पर मंथ। खर्च कितना कर दे रहा है, 1,800 रुपये पर मंथ। कौन बताएगा, कोई भी बताए, अनूप आप ही बताइए, ट्रेवलिंग अलाउंस का क्या करना है। इसका उतना याद नहीं, पर जितना बच गया सर उतना तो टैक्सेबल हो जाएगा। ये सर बिल्कुल सही, 200 इतना तो पर याद है मंथ ना। बच रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा सर 2400 बिल्कुल रुपये। सही, बिल्कुल सही, तो याद तो है, यस सर। और ज्यादा नहीं था, क्या मतलब है, ठीक है। तो देखो ट्रेवलिंग अलाउंस इन्हें कितना मिल रहा था, 2,000 पर मंथ मिल रहा था, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 2,000 मल्टीप्लाई बाई पर मंथ 12 कितना मिला। इसमें से माइनस हो जाएगा जितना खर्च हो गया, 1,800 रुपये तो आपने खर्च कर दिया ना हर महीना, तो जितना बचा वो टैक्सेबल, 2,400 रुपये बचा, 2,400 रुपये आपके हाथ में टैक्सेबल हुआ। किसी को इसमें कोई डाउट। नो सर। नहीं अगला सर। देखिए, मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस 400 रुपये पर मंथ मिल रहा है, इसमें से खर्चा कितना कर दे रहा है, 300 रुपये पर मंथ। अब इसमें बताओ पीयूष क्या होगा। तो सर ये फुल्ली टैक्सेबल होता है सर मेडिकल अलाउंस। बस यहीं पे दिमाग लगाना था। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे कई क्या करते हैं, इसको भी ऐसे ही कर देते हैं, जैसे ट्रेवलिंग अलाउंस का किया है ना, वैसे ही सब लोग आप लोग कर लेते हो। तो बस इसी पे हम बार बार बोलते हैं मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, इसलिए कितना खर्चा वर्चा हुआ ये सब जो उलझाने की कोशिश कर रहा है, बस तुमको फंसाने की कोशिश कर रहा है, इससे कोई लेना ही देना नहीं है। इनकम टैक्स सर डिपार्टमेंट अगर मेडिकल स्टैंडर्ड अलाउंस देखती है फुल्ली डिडक्शन टैक्सेबल। पहले ही छूट रहता है मेडिकल अलाउंस का। स्टैंडर्ड डिडक्शन में तो पहले ही छूट रहता है 50,000 रुपये। हाँ एक तरह से कह सकते हो, सब मिला उला के। मेडिकल अलाउंस के लिए नहीं, बल्कि मेडिकल अलाउंस एक तरीके से बहाना है। कौन सा एम्प्लॉय होता है जो हर महीना बीमार पड़ता है, तो एक तरीके से ये इनकम टैक्स ने ये सोचा ये मेडिकल अलाउंस इसलिए दिया जा रहा है ताकि इनको टैक्स में छूट मिल सके, और इसका मकसद ही ये है। इसीलिए फिर जब टैक्स डिपार्टमेंट ने ये जाना, तो इसने कहा भाई देखो मेडिकल अलाउंस के नाम पे मिलेगा पूरा टैक्सेबल, हम 1 रुपए का एग्जाम्पशन नहीं देंगे। वहीं मेडिकल फैसिलिटी है, इलाज हुआ है, खर्चा है, तो उस केस में हम एग्जाम्पशन देंगे। आगे हम लोग परक्यूजिट्स में पढ़ेंगे मेडिकल फैसिलिटी वाला, ठीक है। तो 400 रुपये मिल रहा है इनका, पूरा टैक्सेबल हो गया। 400 रुपये मल्टीप्लाई बाई 12, 4,800 रुपीज। अब देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड मिल रहा है, और उसके पास 3 चिल्ड्रंस हैं। तो सर सुशील 2400 बताइए। रुपये एग्जाम्प्ट होगा और सारा टैक्सेबल होगा सर जो बचेगा। हम्म,
कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? पहले तो मिला कितना है, पहले तो उसे कितना मिल रहा होगा? 3000 मिल रहा है, 309 एक बच्चे पे कितना मिल रहा था? सर 300 300 रुपीज पर मंथ ना, पर चाइल्ड। यस तो सर। कंपनी से Yes, उसे sir. बताओ कितना मिल रहा होगा? 300 18 रुपीज है मिल तो रहा 9 होगा, मल्टीप्लाई बाई 12 महीने 3 का। हाँ 3, चलो ठीक है, पहले 3 बच्चों पे मिल रहा है, वो भी कितने महीने का? 12 महीने का। 12। ये सही है कि नहीं सही है? यस सर। सही है सर। ठीक है, अब इसमें से माइनस होगा, लेकिन कितना? आपको पता है 100 रुपए 2400 रुपये सर है ना? पर चाइल्ड पर चाइल्ड। हाँ, पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन ना, पर चाइल्ड यस पर सर। मंथ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, तो सीधे 2 बच्चों पे मल्टीप्लाई बाई 12, इतना एग्जाम्पशन है। तो टैक्सेबल कितना आ गया? 84 84 साल। बस ग्रॉस सैलरी सबको जोड़ लिया, ग्रॉस सैलरी आ रही है 2,75,600। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन इनको मिल गया 50,000 का, नो एंटरटेनमेंट अलाउंस, नो प्रोफेशनल टैक्स, ओवरऑल 2,25,600 रुपीज इज टैक्सेबल सैलरी। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यस सर। ऊपर हेडिंग डाल देना, गलत मैंने डाला, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, ऐसे लिखते हैं क्या भाई? अच्छा, पूरा आ नहीं रहा था, अब सही। ठीक है, यस सर। अब हम लोग अलाउंसेस हम लोगों ने कवर कर लिया, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे परक्यूजिट्स के ऊपर। तो अगला जो टॉपिक है वो हम लोग का परक्यूजिट है। नाउ व्हाट इज परक्यूजिट्स? परक्यूजिट होती क्या है? तो परक्यूजिट की डेफिनेशन दी गई है ना? अगर आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे परक्यूजिट की डेफिनेशन, तो परक्यूजिट्स के बारे में क्या लिखा है? परक्यूजिट्स आर एडेड बेनिफिट। इसको क्या बोला जाता है? एडेड बेनिफिट। जैसे अलाउंसेस को हम लोग क्या बोलते थे? एडिशनल पेमेंट या फिर एक्स्ट्रा पेमेंट जो एम्प्लॉयज को दी जाती है, ठीक है, उसके अपने कुछ खर्चों को मैनेज करने के लिए। अब ये एडिशनल बेनिफिट होती है, मैं तो इसको पर्सनल बेनिफिट कहता हूँ, आप ऐसे भी बोल सकते हो। व्हाट इज परक्यूजिट? परक्यूजिट्स आर पर्सनल बेनिफिट या फिर इमोलमेंट और फैसिलिटीज। ये मॉनेटरी भी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है, लेकिन आपको बता दूं 90% नॉन मॉनेटरी ही होती है, पैसे के रूप में नहीं दी जाती है, सुविधाओं के रूप में दी जाती है। रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, किसको मिलता है? एम्प्लॉय को मिलता है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। किससे मिल रहा है? एम्प्लॉयर से, किसी और से नहीं। किससे मिल रहा है? एम्प्लॉयर से, इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। और ये कब तक मिलेगा? जब तक वो नौकरी पे है। जैसे ही नौकरी जाएगी ये सुविधाएं उससे लगभग छीन ली जाती हैं, है ना? अगर आप जॉब में हो तब ना आपको आने जाने के लिए कार मिली हुई है, तब ना रहने के लिए मकान दी। जैसे ही आपका जॉब गया, मकान छीन लिया जाता है, कार छीन ली जाती है। ये कब तक मिलेगा? ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को मिलेगा। किस वजह से मिल रहा है? वजह मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, जैसे उसके डेजिग्नेशन ऐसा है, उसकी पोस्ट ऐसी है, ठीक है। परक्यूजिट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। परक्यूजिट को आपकी सैलरी में कैसे ऐड किया जाता है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, या बहुत ही सिंपल तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी ने आपको मोबाइल की फैसिलिटी दी है कि सर मोबाइल आप चलाइए, जो भी खर्चा होगा कंपनी विल पे, और कंपनी ने उसका बिल पे किया 2,000 रुपए। तो कंपनी ने अगर उसका 2,000 रुपए पे किया तो इसका मतलब आपकी सुविधा की वैल्यू 2,000 है, और 2,000 रुपीज आपकी सैलरी में ऐड करेगी। क्यों? बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? उसने अगर आपको सपोज करो मकान की सुविधा दी है, और उस मकान के लिए कंपनी को खर्च करना पड़ रहा है कितना? पूरे साल भर में 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए आपकी सैलरी में ऐड होगी, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। लेकिन एक और चीज, परक्यूजिट्स ये जो ऐड होता है वो किस एम्प्लॉय के लिए? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। नाउ हु इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? चलिए देखते हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए परक्यूजिट टैक्सेबल होता है, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं है। हु इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मींस कंपनी का अगर डायरेक्टर है वो, तो भी वो क्या, आप लोगों को मैंने डायरेक्टर के बारे में बता रखा है कि डायरेक्टर एक होता है
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है और एक डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब वो जब मन करे तब कंपनी में आता जाता है, और एक डायरेक्टर ऐसा होता है जो 10 से 5 की ड्यूटी बजाता है, बाकायदा एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है। तो वो डायरेक्टर क्या है, एज एन एम्प्लॉय है, और लेकिन वो चूंकि डायरेक्टर भी है कंपनी में, तो इसलिए वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। अगर एम्प्लॉय हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अगर आप कंपनी में एम्प्लॉय हो और कंपनी में आपके पास 20% या उससे मोर वोटिंग राइट्स हैं, तो भी आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। या फिर आपकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, और यहाँ पे सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस माइनस डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। इतना करने के बाद अगर 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आपकी सैलरी आ रही है ना, इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, आपके लिए परक्यूजिट टैक्सेबल है, आपकी सैलरी में परक्यूजिट ऐड होगी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज परक्यूजिट। कोई आपसे अगर पूछता है व्हाट इज परक्यूजिट, मैं सिंपल से आप ऐसा बोलिए कि परक्यूजिट्स आर द पर्सनल बेनिफिट विच इज गिवन या विच इज प्रोवाइड विच इज गिवन या प्रोवाइड बाय द कंपनी टू देयर एम्प्लॉय ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट। है ना, बात समझे कि नहीं समझे? परक्यूजिट्स क्या होता है, एक तरह का पर्सनल बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट, उसके एम्प्लॉयमेंट के दौरान, ड्यू टू देयर पोस्ट देयर डेजिग्नेशन। है ना, उसका पोस्ट या डेजिग्नेशन इस तरह का है जिसकी वजह से उसको देना पड़ रहा है। पीयूष, यस सर। परक्यूजिट समझ में आ गया? यस सर। क्या होता है परक्यूजिट? सर जो मतलब एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को सर, जब वो का मतलब उसका काम कर रहा होता है, जब जॉब पे होता है। क्यों दिया जाता है ये तो जैसे कि परक्यूजिट? सर वो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए सर। क्या ये परक्यूजिट सारे एम्प्लॉयज को दी जाती है? नो सर, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को दी जाती है बस। नहीं, दिया तो सबको जाता है, स्पेसिफाइड को भी दे सकते हैं, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को भी देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सैलरी में यस किसके ऐड होगा? स्पेसिफाइड सर, एम्प्लॉय की स्पेसिफाइड। सैलरी में ऐड होगा, नॉन स्पेसिफाइड सैलरी के सैलरी में ऐड नहीं होता। ठीक है, यस यस सर। चलो दूसरा नंबर। मैंने यहाँ पे जो बोला कि एम्प्लॉय को क्यों दिया जाता है, तो उसका इसका आंसर आपको ये देना चाहिए था सर, उसका डेजिग्नेशन या पोस्ट ऐसी होती है जिसके कारण कंपनी उसको ये सुविधाएं देती है। ठीक, यस सर। कब तक मिलेगा? सर जब तक वो मतलब जॉब पे रहेगा तब तक मिलता है बिल्कुल सर। सही, जब तक वो जॉब पे रहेगा तब तक मिलेगा। ठीक है, यस सर। हेलो अब बोलिए। सर, कह रहे बोलिए थे आनंद। जो रेलवे का जो एम्प्लॉय है सर, उनको जो हाँ, मकान मिलता है, तो सर किसी को बड़ा मकान मिलता है या किसी को छोटा मिलता है, तो सबसे उनके ज्यादा मतलब पैसे तो। पोस्ट के अकॉर्डिंगली, उनके स्केल के अनुसार। हाँ सर। ठीक है ना, उनका पोस्ट कैसा है या उनकी स्केल कैसी है, देखते होगे किसी को छोटा है किसी का बड़ा मकान है, तो जाहिर सी बात है उनको पोस्ट के अकॉर्डिंगली उनको दिया जाता है। ठीक, समझ गए? यानी उनकी सैलरी ज्यादा ऐड होगा। ठीक जी हाँ, जी नहीं, जिनका बड़ा मकान उनकी वैल्यू ज्यादा, छोटा मकान है वैल्यू है। कम, एम्प्लॉयर। ठीक है, यानी कि सर ये मॉनेटरी के मतलब फॉर्म में कब दिया जाता है सर? कभी बहुत ही रेयर केस होते हैं मॉनेटरी फॉर्म में दिया भी देती है। मॉनेटरी फॉर्म मतलब इन द सेंस इन कैश, जैसे गिफ्ट चेक के रूप में या समथिंग है, इस तरीके से अगर कुछ देती है तो गिफ्ट है ना, गिफ्ट चेक होता है। ये गिफ्ट यस चेक है, 1500 का गिफ्ट चेक है तुम्हारा, 2,000 रुपए का गिफ्ट चेक है, तो वो गिफ्ट चेक क्या होता है, कन्वर्टेबल इनटू कैश हो जाता है। ठीक है, यस सर। सर जब कोई कंपनी ज्वाइन करता है तो सर कंपनी अपने प्रोसीजर्स के बारे में बताती है। देखो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई कंपनी तुम ज्वाइन करोगे, तो ज्वाइन करते समय यस तुम्हें जो भी तुम्हारा सैलरी का टर्म होता है वो सब एक्सप्लेन कर दिया था, बता दिया था। ठीक है, और खासकर यस अलाउंसेस तो एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं कि आपको ये सारे अलाउंसेस मिलते हैं। लेकिन परक्यूजिट्स क्या होता है ना, परक्यूजिट जैसे जैसे आप अपना डेजिग्नेशन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको परक्यूजिट्स मिलती जाती है, और ये सब कंपनी अनाउंस करती रहती है। अब ऐसा नहीं है कि बगल तुम्हारे सेम पोस्ट के दूसरे एम्प्लॉय को दे रही है तुम्हें नहीं देगी, ऐसा नहीं होता है। कंपनी ऑन रोल होता है, सबके लिए नियम एक जैसा है। ठीक है, यस यस और तुम्हें मिल जाता है जब तुम कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, तुम्हें अपने अलाउंसेस अपने परक्यूजिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से मिल जाती है। ठीक है, तुम्हारे यस एग्रीमेंट में ये सब चीजें मेंशन रहता है। ठीक, समझ गए? यस यस सर। अब देखते हैं यहाँ पे
परक्यूजिट्स को और क्लियर करते हैं। ये किस सेक्शन में? ब्रॉडली परक्यूजिट्स आर डिफाइंड इन द सेक्शन 17 की सबसेक्शन 2, ठीक है ना, ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एज इंक्लूडिंग। इससे पहले हमने अलाउंसेस पढ़ा था, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अब हम लोग पढ़ रहे हैं परक्यूजिट्स। याद है हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था 3 सेक्शन 15, 16 एंड 17। तो हम लोग 17 ही सेक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें परक्यूजिट्स पढ़ रहे हैं 17 की सबसेक्शन 2। अब इसमें सबसे पहले देखो 5 ही तरह के परक्यूजिट्स आपको मिल सकते हैं, इन्हीं को डिफाइन किया जाता है, इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री और कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। क्या होता है? एम्प्लॉयर आपको रेंट फ्री या फिर कंसेशनल रेंट फॉर एकोमोडेशन आपको दे सकता है। रेंट फ्री एकोमोडेशन समझ रहे हो, यानी आपको रहने का मकान दिया हुआ है और आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं कर रहा है और आपको रहने के लिए मकान दे रखा है, तो उस मकान की वैल्यू निकाली जाएगी, आपकी सैलरी में ऐड की जाएगी। अब मकान की वैल्यू का मतलब ये नहीं होता है कि मकान का कंस्ट्रक्शन प्राइस, ना ना ना, अगर उस मकान को किराए पे उठाया जाए तो कितना किराया मिल जाएगा, ठीक है। या फिर कह लो कंपनी ने वो किराए पे लेके मकान तुमको दिया हुआ है, तो कंपनी उसका किराया तो दे रही है ना, तो जो भी उसकी किराए की वैल्यू वो तुम्हारे सैलरी में ऐड की जाएगी, उसे कहते हैं मकान की वैल्यू, ठीक है। तो रेंट फ्री या कंसेशनल। अब कंसेशनल रेंट का मतलब क्या होता है? कंसेशनल रेंट का मतलब होता है कि जैसे तुम्हें मकान तो दिया गया रहने के लिए, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी, अगर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में देखोगे तो पीछे प्रोफेसर कॉलोनी है, प्रोफेसर्स कॉलोनी है कि नहीं है? देखा है ध्यान से? नहीं देखा है? यस सर, यस सर, रोडवेज के पास है ना, रोडवेज के पास है, बगल में से रास्ता जाता है, अगर आप लोग देखे हो। इसी तरह से पता जुबली। नहीं सर, गोरखपुर में इतना नहीं घूमे हैं सर, अच्छा, लेकिन देवरिया देखे हैं पूरा सर, घूमे हैं सर। सर देखा है ना? देखे हैं, प्रोफेसर्स सर डेली कॉलोनी है, देखते थे। बहुत बड़ी अच्छी खासी कॉलोनी है। उसी तरह से अगर आप जुबली इंटर कॉलेज, मैं तो पढ़ा हूँ गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज में, तो वहाँ पे वह पीछे टीचर्स कॉलोनी पीछे थी, कॉलेज के पीछे साइड में, तो वहाँ पे होता है। इसी तरह से बहुत सारे, इवन रेलवे में बौलिया कॉलोनी आपने देखा हुआ है, गोरखपुर में बौलिया कॉलोनी है, तो वहाँ पे रेलवे एम्प्लॉय सारे के सारे रहते हैं, ठीक है। तो अब अगर सपोज करो, मान लीजिए आप रेलवे के एम्प्लॉय और आपको उसमें घर दिया गया है और आपसे कहा गया है, ठीक है आपको ये रूम दिया गया, आपकी सैलरी से इसके एवज में हम 500 रुपया हर महीना काटेंगे। तो अगर तुम्हारे सैलरी से 500 रुपया हर महीना काटा जा रहा है और तुम्हारे मकान का मान लो उसका रेंट उसकी वैल्यू होती है 2000 रुपये महीना, और 2000 नहीं आपसे चार्ज करके सिर्फ कितना चार्ज कर रही है कंपनी? 500 रुपये। यानी कि तुम्हारे मकान की वैल्यू कितनी आई? रेंट फ्री एकोमोडेशन में अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 1500 रुपये तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा, और जो 1500 रुपये ऐड होगा ये कंसेशनल रेंट होगा। क्या होगा? कंसेशनल रेंट, ठीक है। यानी कि कंपनी आपको क्या कर रही है? 2000 की चीज 500 रुपये में दे रही है, और अगर कंपनी अगर आपको 2000 की चीज 500 में दे रही है तो आपको फायदा कितना हुआ? 1500 का। तो ये 1500 रुपये आपकी सैलरी में क्या होगा? ऐड होगा। ऐड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो ये हम लोग बड़े ही डिटेल में पढ़ेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला ही टॉपिक हम लोग का है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। इसी में मैं एक और चीज जोड़ दूं, इसी में होता है होटल एकोमोडेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉय को अचानक ट्रांसफर कर दिया जाता है, जाओ तुम्हारा ट्रांसफर गोरखपुर में, जाओ तुम्हारा ट्रांसफर दिल्ली। तुम कहते हो यार सर चले तो जाएंगे, वहाँ पे रहने की व्यवस्था तो नहीं है कुछ, तो कहती कोई टेंशन नहीं, तुम वहाँ पे एक होटल लेके रह लो, और तब तक हम तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, और जब तक रहने की व्यवस्था कर रहे हैं तब तक तुम होटल में रुको, और जो भी तुम्हारा भाड़ा होगा विल कंपनी विल पे, ठीक है। लेकिन उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि 15 दिन तक अगर होटल में रुका, 15 दिन से या उससे कम, तब तो सैलरी में कुछ नहीं ऐड होती है, लेकिन हाँ 15 दिन से जहाँ ज्यादा हुआ तो वो होटल एकोमोडेशन परक्यूजिट बन जाती है और आपकी सैलरी में जाके ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये सब आप लोग को देखने को मिलेगा इस पहले टॉपिक में, ठीक। सबको समझ में आया पीयूष? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमिनिटी ग्रांटेड फ्री और एट कंसेशनल रेट टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। अगर कंपनी आपको कोई बेनिफिट दे रहा है, कोई भी बेनिफिट दे रही है, कोई और एमिनिटी दे रही है, कोई भी सुविधा है ना, जैसे आने जाने के लिए कार, रहने के लिए, जैसे आने जाने के लिए कार दे दी है, बातचीत करने के लिए मोबाइल दे रखी है, इस तरह की अगर कोई बेनिफिट अगर दे रखी है,
हो सकता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी हो आपको, पूरी तरह से फ्री, या फिर उसके लिए कुछ चार्ज कर रही हो आपकी सैलरी में से, दैट मीन्स कंसेशनल रेंट में दे रही है, रेट पे दे रही है टू द स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एक्सेट्रा। तो ये सब हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह के बेनिफिट्स हैं जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती है। फिर एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्लिगेशन विच वाज एक्चुअली पेबल बाय द असेसी, ऐसा भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, कंपनी आपकी किसी ऑब्लिगेशन, आपकी किसी लायबिलिटी का पेमेंट कंपनी कर रही है, जो एग्जैक्टली देना आपको था, जिसका पेमेंट करना आपको था, बट उसका पेमेंट किसको कौन कर रही है? कंपनी। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारी LIC प्रीमियम का पेमेंट कौन कर रही है? कंपनी कर रही है। तो एग्जैक्टली तुम्हारी LIC का प्रीमियम तो तुमको जमा करना चाहिए ना, लेकिन तुम्हारी LIC प्रीमियम पेमेंट कौन कर रही है? तुम्हारी कंपनी कर रही है। तो अगर कंपनी अगर तुम्हारे LIC का प्रीमियम पे कर रही है, मान लो 1000 रुपये हर महीना, या सॉरी हाँ चलो 1000 रुपये हर महीना अगर देती है, तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारी सैलरी में ऐड होगी। ठीक है, क्यों, समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। ठीक, अब अगर सपोज करो तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर एम्प्लॉय के बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं और कंपनी कहती है कोई टेंशन नहीं, उनकी जो स्कूल की फीस है आप मत देना, कंपनी विल पे। एग्जैक्टली आपके बच्चों की फीस तो आप ही को जमा करनी होगी, लेकिन उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? कंपनी ले रही है। तो ये भी एक तरह का बेनिफिट है, ये भी आपकी सैलरी में ऐड होगा घूम फिर के। तो कैसे ऐड होगा वो सब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर अश्योरेंस ऑन लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय। अच्छा, ये लाइफ इंश्योरेंस वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। और अफेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी फॉर एन एनिटी। ठीक है, कंपनी ने तुम्हारा क्या कर रखा है? लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, या फिर सपोज करो कोई एनिटी प्लान तुम्हारे लिए ले रखा है, पेंशन प्लान तुम्हारे लिए, और उसका पेमेंट कंपनी कर रही है, तो जाहिर सी बात है उस केस में भी सैलरी में तुम्हारे क्या होगी? ऐड होगी। तो सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस वाले पॉइंट को नीचे कम यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाकी ऑब्लिगेशन, जैसे मैंने आपको बताया, आपके बच्चों की फीस कौन दे रहा है? कंपनी पे कर रही है। आप जिस घर में रह रहे हो उसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कौन पे कर रहा है? आप जिस घर में रह रहे हो उसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी किसके नाम पे? आपके नाम पे, लेकिन कौन पे कर रहा है? कंपनी पे कर रहा है। तो ये परक्यूजेट है, ये आपकी सैलरी में ऐड होगा। वैल्यू ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसके अलावा कोई भी फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट मतलब और कोई भी बेनिफिट, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें देता हूँ। अगर यही बिजली का बिल है, किसके नाम पे होता है? कंपनी के नाम पे होता है। कंपनी ने वो इलेक्ट्रिसिटी जो भी है तुम्हारे घर में, जो इलेक्ट्रिसिटी है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसके कनेक्शन किसके नाम पे? तुम्हारी कंपनी के नाम पे। ठीक है, और उसका पेमेंट कौन कर रहा है? कंपनी ही कर रही है। तब वो क्या कहलाएगा? फ्रिंज बेनिफिट। तो एक तरीके से बेनिफिट हुआ तुम्हारे लिए। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन तुम्हारे नाम पे है लेकिन उसका पेमेंट कंपनी कर रही है, तब वो किस में आएगा? तो ये थर्ड वाले पॉइंट में आएगा। एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्लिगेशन व्हिच इज एक्चुअली पेबल बाय द एसएससी, जो एक्चुअली एसएससी को देना था, लेकिन दे कौन रहा है? एम्प्लॉयर। ठीक, तो फ्रिंज सेकंड नंबर, हेलो सर, कह रहा सर एक सेकंड नंबर पॉइंट थोड़ा समझा दीजिएगा। कोई भी अगर यहाँ पे देखो दे रखा है ना, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमिनिटी ग्रांटेड फ्री, जो हम तुम्हें सुविधा दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सुविधा हम तुम्हें दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या तुम्हें कंसेशनल। जैसे तुम्हें हमने दे दिया, कंपनी ने तुम्हें लैपटॉप की सर्विस दे रही, लैपटॉप दे दिया है और कहा इसको फ्री में तुम यूज करो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, या फिर तुम्हें क्या दे दिया? तुम्हें मोटर कार की सुविधा दे दिया, तुम्हारे लिए गाड़ी आती जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर तुमसे कुछ चार्ज करता है, फ्री कैब की फैसिलिटी। ये सब जो बेनिफिट्स हो गए ये इसमें आ जाएंगे सेकंड पॉइंट में। क्लियर? ओके सर। लेकिन जो चीज तुम्हारी ऑब्लिगेशन है, बट तुम्हारा ऑब्लिगेशन का पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर, कंपनी कर रही है। जैसे मैंने क्या बोला, तुम्हारे बच्चों के स्कूल का फीस कौन जमा कर रहा है? कंपनी कर रही है सर। तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल का पेमेंट कौन कर रही है? कंपनी।
तो ये इसमें आ जाएगा थर्ड पॉइंट में, ठीक है। यस सर। चलिए अब आप लोग इसी में Yes, देख लो ना, इसमें मैंने एग्जांपल मैंने सेट किया हुआ है आप लोग के लिए। देखो रेंट फ्री अकोमोडेशन तो फर्स्ट पॉइंट में ही है। सेल ऑफ मूवेबल एसेट्स टू एम्प्लॉय एट अ नॉमिनल प्राइस, तुम्हें नॉमिनल प्राइस पे तुम्हें क्या कर दिया, कोई मूवेबल एसेट तुम्हें सेल कर दिया, तो सॉरी वो किस पॉइंट में आएगा, ये हो गया वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमिनिटी, सही है। यस सर। और क्या हो गया, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, आपको यूज ऑफ मूवेबल एसेट दे रखा है, या यूज ऑफ मूवेबल एसेट फॉर एग्जांपल मोटर कार हो गया, एबीसी में आएगा। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, तो तुम अपना गैस सप्लाई लोगे, तुम इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे नाम से होगा, वाटर सप्लाई तुम्हारे नाम से होगा, और उसका कनेक्शन का पेमेंट कौन कर रही है, कंपनी कर रही है। तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा, वो थर्ड पॉइंट में आ जाएगा, तुम्हारे ऑब्लिगेशन का पेमेंट कंपनी कर रही है। लेकिन वो सब अगर कंपनी के नाम पे होगा, है ना, अगर वो कंपनी के नाम पे है और कंपनी ही पे कर रही है, तो किस में आ जाएगा, तो किस में आ जाएगा अनु, फिफ्थ पॉइंट है सर। ये वाला फिफ्थ पॉइंट, यस सर, फिफ्थ पॉइंट। फ्रिंज बेनिफिट। इंश्योरेंस पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये तो क्लियर है। लास्ट ये कौन सा पॉइंट है, इंश्योरेंस पेड बाय द एम्प्लॉयर, तुम्हारे इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट ये फोर्थ पॉइंट में आ जाएगा। देन फ्री एजुकेशन फैसिलिटी बच्चों की या तुम्हारे घर में किसी के, तो ऐसे में वो क्या हो गया, तुम्हारा ऑब्लिगेशन कंपनी पे करेगी, तो वो किस में आ जाएगा, थर्ड नंबर, गुड। नेक्स्ट, लीव ट्रेवल कंसेशन इन इंडिया, घूमने घामने के लिए दे रही है, फ्रिंज बेनिफिट में आएगा, किस में आएगा ये, फ्रिंज बेनिफिट। मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी जाहिर सी बात है मेडिकल फैसिलिटीज देती है कंपनियां, तो ये वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स हो गए, एमिनिटी हो गई। गिफ्ट वाउचर टोकन टू एम्प्लॉय, समझ गए ना, यही देखो आ गया पीयूष, कैश वाला पॉइंट। यस सर। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड तुम्हारा बिल, तुम्हारा पेमेंट कौन कर रही है, कंपनी, कंपनी। तो सर ये भी परक्यूजिट हुआ। तो अब हम लोग को बेसिकली, और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। नॉर्मली ये सारे परक्यूजिट्स किसके हाथ में टैक्सेबल होते हैं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है पीयूष, सर वो जिसकी सैलरी मतलब 50,000 से ऊपर हो सर। उसे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बस कहेंगे, डायरेक्टर है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं हो सकता है। सर उसको भी कहेंगे सर, और जिसका मतलब वो एम्प्लॉय हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो सर, जिसका मतलब जो कंपनी में शेयर और खरीदा हो, वो भी होता है सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया। यस सर। कल Yes, सबसे sir. पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे रेंट Yes, फ्री sir. अकोमोडेशन। वैष्णवी, यस सर। तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन, जो सबसे पहला टॉपिक आता है परक्यूजिट्स में, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। इसमें हम लोग तीनों चीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अदर्स एंड होटल अकोमोडेशन भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है।